आज हम इस लेक्चर में हीट स्ट्रोक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है, कॉजेज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो देखते हैं पहले हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक जो है मेनली कहा होता है जब समर के टाइम में जो ये बीमारी होती है, क्या कब होती है, समर के टाइम पे होती है। तो मेनली क्या होते हैं जहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो राजस्थान हो गया, दिल्ली में क्या हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उसमें ज्यादा चांसेस होता है। तो हीट स्ट्रोक का डेफिनेशन क्या होता है, हीट स्ट्रोक ऑल्सो नाउन एज अ सन स्ट्रोक। इसको क्या होता है, ये सनलाइट की वजह से होता है इसलिए सन स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको। इज अ सेवर हीट इलनेस, मतलब एक गंभीर गर्मी की बीमारी है। इसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। देखो हमें अगर 100 भी हमको फीवर आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 104 फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है पेशेंट की। तो इसका कॉजेस क्या है, कॉजेस होता है कि एक्सपोजर टू वेरी हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर कोई आदमी लंबे समय तक अगर तेज धूप के कांटेक्ट में आता है, एक्सपोजर मतलब कांटेक्ट में आ जाना, हाई टेम्परेचर मतलब तेज धूप में अगर लंबे समय तक अगर कांटेक्ट में आ जाता है तो उसमें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा है। तो उसमें रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर होता है एज मतलब क्या है, छोटे बच्चे हो गया या जिसका 65 से ज्यादा एज होता है उनको ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होता है वो कम होती है जिसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद एक्सरसाइज इन हॉट वेदर, अगर हम गर्मी में अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी क्या होता है, रिस्क होने के चांसेस है। उसके बाद इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट, इनक्लोज इन्वायरमेंट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी में बैठे हैं और ऊपर से बहुत तेजी से धूप गिर रही है, अगर हमें मतलब गाड़ी का जो होता है विंडो वगैरह बंद किया है, अंदर वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं है, तब उसमें भी क्या होता है, रिस्क हो सकता है। उसके बाद वेयरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर हम पीपी किट पहन के अगर काम कर रहे हैं धूप में तो उसमें क्या होता है, पीपी किट पहनने के बाद हमें क्या होता है, वेंटिलेशन नहीं मिलता है, हवा अंदर नहीं जाती, तो जिसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद सर्टन हेल्थ कंडीशन लाइक हार्ट लंग किडनी डिजीज, इसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा चांसेस होता है। तो उसमें जिसको भी बीमारी है तो उन्होंने क्या करना है, तेज धूप से बचना चाहिए। उसके बाद इनसफिशियंट हाइड्रेशन, अगर कोई आदमी पानी कम पीता है, अगर धूप में अगर काम भी करता है तो उसकी वजह से भी चांस हो सकता है। उसके बाद साइन सिम्टम्स क्या है, तो हीट स्ट्रोक में मेनली क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम जो होता है अफेक्ट होता है। तो मेनली जो साइन सिम्टम्स क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, वीकनेस का मतलब कमजोरी आ जाएगा, फटीग हो जाएगा, फटीग का मतलब थकान हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, टेम्परेचर जो होता है 104 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। उसके बाद स्किन जो होता है हॉट एंड ड्राई हो जाती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट क्या होता है, बेहोश भी हो सकता है। उसके बाद इवन कोमा में भी पेशेंट जा सकता है। उसमें नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है पेशेंट को। अपसेंट स्वेटिंग, इसमें क्या होता है, जो स्वेटिंग बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो स्वेटिंग मैकेनिज्म होता है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपसेंट स्वेटिंग। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, उसके बाद चेक द टेम्परेचर, पेशेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, सोडियम पोटेशियम, उसमें क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यूरिन एनालिसिस में क्या करेगा, यूरिन एनालिसिस में क्या होता है, यूरिन जो आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो यूरिन का जो कलर होता है वो क्या होता है, डार्क कलर हो सकता है। उसके बाद एक्सरे करेंगे, एक्सरे की वजह से हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट का इंटरनल ऑर्गन तो डैमेज नहीं है। उसके हीट स्ट्रोक में बहुत सारे टेक्निक है जिसका यूज करके हम पेशेंट का टेम्परेचर क्या कर सकते, कम कर सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात, देखो हीट स्ट्रोक में अगर हम एंटीपायरेटिक्स देंगे, फॉर एग्जांपल इन्फ्यूजन पैरासिटामोल या टैबलेट पैरासिटामोल देंगे तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर पेशेंट को फीवर है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसमें हम एंटीपायरेटिक देके पेशेंट का टेम्परेचर कम होता है। लेकिन हीट स्ट्रोक में एंटीपायरेटिक्स देके टेम्परेचर कम नहीं होगा। तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट का मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेशेंट को फर्स्ट चीज है कि हम फर्स्ट एड तो देते हैं लेकिन पेशेंट को रियाश्योर नहीं करते। तो पेशेंट को रियाश्योर करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पेशेंट को दिलासा नहीं दोगे तो पेशेंट का जो कार्डियक, डर की वजह से पेशेंट का जो कार्डियक एक्टिविटी होता है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पेशेंट को क्या करना है, दिलासा देना है। उसके बाद क्या करना है, मूव द पर्सन कूलर प्लेस, पेशेंट को क्या करना है, कूल प्लेस में लेके जाना है। उसके बाद चेक द वाइटल साइन, उसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, SpO2 चेक करेंगे। इसमें मेनली क्या होगा, वाइटल साइन में टेम्परेचर जो होगा वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा आएगा। उसके बाद रिड्यूस द टेम्परेचर बाय रैपिड कूलिंग टेक्निक, तो कूलिंग टेक्निक क्या क्या है, इमर्शन टेक्निक, इमर्शन का मतलब होता है डुबाना। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को गिव द सीट बाथ टू द पेशेंट को एक टब में बैठाना है, तो उसको ठंडा पानी से नहलाना है। अगर पॉसिबल है तो पेशेंट को क्या करना है, कोल्ड वाटर से पेशेंट को नहलाना है। मतलब अगर आपके पास मतलब कोल्ड वाटर नहीं है तो हम नॉर्मल पानी जो होता है उससे नहलाना है। हमारे पास अगर
बर्फ अवेलेबल है तो हम बर्फ को क्या करेंगे, बकेट में डालेंगे, उसके बाद उसको नहलाएंगे तो ठंडा पानी से। उसके बाद क्या है, इवापोरेशन टेक्निक। इवापोरेशन का मतलब होता है भाप हो जाना, बाष्पीकरण। तो उसमें क्या करेंगे, गिव द स्पॉन्ज बाथ टू द पेशेंट। तो उसमें क्या करेंगे, स्पॉन्ज बाथ देना है। स्पॉन्ज बाथ का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, कपड़ा गीला करके पेशेंट का जो हाथ पैर है उसको क्या करेंगे, पोंछेंगे, और 2 कपड़ा गीला करके क्या करेंगे, जो एक्जिला में रखेंगे और उसको क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो ऐसे कंटिन्यू 10-15 मिनट तक हम क्या करेंगे, पेशेंट को स्पॉन्ज बाथ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कवर द पेशेंट विद द वेट बेडशीट एंड टर्न ऑन फैन। तो पेशेंट को क्या करना है, गीले बेडशीट से कवर करना है और क्या करना है, फैन ऑन करना है। उसके बाद गिव द पेशेंट कोल्ड ड्रिंक्स, फॉर एग्जाम्पल जूस, पेशेंट को जूस पिलाना है कोल्ड ड्रिंक्स में, और प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना है पेशेंट को, क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की बॉडी में कमी हो जाती है, तो पेशेंट को कोल्ड वाटर पिलाना है। उसके बाद गिव कोल्ड सलाइन इन्फ्यूजन आईवी, हम पेशेंट को इंट्रावेनसली क्या करना है, कोल्ड सलाइन देना है। स्टॉप ऑल कूलिंग मेथड वंस टेम्परेचर रिचेस 102 फ़ारेनहाइट। अगर जब पेशेंट का टेम्परेचर जो 102 फ़ारेनहाइट में पहुंच जाता है तो हमें क्या करना है, कूलिंग मेथड स्टॉप करना है। मतलब आप अगर कंटिन्यू अगर पेशेंट को अगर कूलिंग मेथड मतलब कूल करते रहोगे तो क्या होगा, पेशेंट हाइपोथर्मिया में जाने का चांसेस है। तो इसलिए क्या करना है, हमें 104 डिग्री से ज्यादा फीवर था पेशेंट का, लेकिन हमने क्या करेगा, कूलिंग मेथड से क्या किया, पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिया, 102 तक आ गया। इससे क्या होगा, और पेशेंट का हम 102 का आने के बाद क्या करना है, स्टॉप करना है, तो पेशेंट का धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो क्या होगा, पेशेंट हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। उसके बाद इफ द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, सीपीआर शुड बी डन इमीडिएटली। अगर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली सीपीआर देना है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।